This is, we have done all important topics, and now the topic to be studied today is what? That is the definition of legal representative. Definition of legal representative. ये definition थोड़ी technical है, and it is very easy in the aspect if the only question is asked that in which section it is defined. That is section 2 clause 1 211. तो please go to the slide and यहाँ से देख मार्क करना शुरू कीजिए. This is what. So please start the topic. Please go to this topic. Let's start the topic. The topic is what? Section 211, definition of legal representative, and this is the first question in your prelims. First question in your prelims will come from here. That in which section defines what? The legal representative. And this definition is very technical in nature. और इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बहुत कुछ समझना पड़ेगा. आई हैव गिवन यू नोट्स, बट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड सो मैनी टर्म्स. दो टर्म्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द सीपीसी एज वेल एज टू अंडरस्टैंड द सिविल लॉ इन जनरल, बिकॉज दीज टर्म्स आर वेरी कंफ्यूजिंग इन नेचर. समझ में नहीं आता है यूजुअली, वो हम लोग उन टर्म्स को यूज नहीं करते हैं. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द सेक्शन एंड आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दोज टर्म्स एज वेल जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, और यहाँ से क्वेश्चन ही बनेंगे आपके प्रीलिम्स के खासकर. तो प्लीज गो टू दिस. पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आपका यहीं से आएगा. फर्स्ट क्वेश्चन इन योर प्रीलिम्स विल कम, लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन. दिस इज सेक्शन 211. यहीं से क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको. एंड देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं कई बार. ये रहा, अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेक्शंस CPC लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज डिफाइंड. दिस इज सेक्शन 211. तो इस तरह के क्वेश्चंस आए हुए हैं. यूपी PCSJ में क्वेश्चन आया हुआ है, एंड देयरफॉर यू शुड बी, आपको टिप्स पर होनी चाहिए सारी डेफिनेशंस की हेडिंग इटसेल्फ के. अब आगे बढ़ते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द लीगल रिप्रेजेंटेटिव? लीगल रिप्रेजेंटेटिव को हिंदी में बोलते हैं विधिक प्रतिनिधि. व्हाट? विधिक प्रतिनिधि. हु आर द लीगल रिप्रेजेंटेटिव? It means who is going to legally represent you. This is. Now please यहाँ पे ध्यान देखना, इसकी डेफिनेशन में आपको ब्रेक करके पढ़ना पड़ेगा. इसमें जनरली हम क्या मानते हैं कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स आर ओनली द हियर्स, मीन्स उत्तराधिकारी. एक टर्म होती है हियर्स, लीगल हियर्स मीन्स जिनको मेरी प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस में मिलेगी, एक वो हुए लीगल हियर्स. एंड राइट नाउ हम क्या पढ़ रहे हैं? लीगल रिप्रेजेंटेटिव. तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव इज समथिंग डिफरेंट एंड लीगल हियर्स इज समथिंग डिफरेंट. तो ये जो टर्म है लीगल रिप्रेजेंटेटिव यहां पर जो दी गई है, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव. इट इज नॉट द डेफिनेशन ऑफ लीगल हियर्स. समझे आप? प्लीज गो टू दिस एंड यू रीड दिस लाइन. The legal representative, the expression legal representative is inclusive in character. इस लाइन को पकड़िए जरा, क्या है ये? इंक्लूसिव इन कैरेक्टर. और यहीं से सेकंड क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहां से आएगा. समझे? सेकंड क्वेश्चन आपको यहीं से आएगा. इट इज इंक्लूसिव इन कैरेक्टर. कैसे है ये? क्या मतलब है इस बात का? देखिए, इंक्लूसिव इन कैरेक्टर का मतलब क्या होता है समझाता हूं मैं. When a definition is given, when a term is explained in such a way that it includes so and so, हम कहते हैं this is inclusive in character. कई बार किसी टर्म को हम डिफाइन करते हैं इस तरीके से. कैसे? कि इसके मीनिंग को it means this, एंड यहां पर हम क्या कहते हैं? it includes this. क्या मतलब है इस बात का? शुरू समझिए कि यहां पर जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे अभी. यहां पर लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन इंक्लूसिव इन कैरेक्टर इसलिए है कि इट नॉट ओनली इंक्लूड्स द पर्संस हु आर लीगल हियर, बट ऑल्सो द अदर पर्संस. मीन्स एक हुए मेरे विधिक उत्तराधिकारी, एक हुआ विधिक प्रतिनिधि. आप समझ रहे हैं? विधिक प्रतिनिधि का मतलब है कि जो मुझे रिप्रेजेंट करेगा, मेरा रिप्रेजेंटेटिव हो गया, वो मेरा उत्तराधिकारी हो या ना हो. तो एक तरीके से आप देखेंगे, अगर ये टर्म है लीगल रिप्रेजेंटेटिव के लिए मैंने ये सर्कल बनाया है, तो विद इन दिस कम्स लीगल हियर्स. तो एवरी हियर may be a legal representative
but every legal representative need not be legal here. तो एक छोटी सी बात थी आपको, ये मैंने आपको बताई. अब की डेफिनेशन पढ़ते हैं क्या है. देखिए क्या क्या है, दोबारा भी समझ लेंगे. means a person, legal representative means a person who in law represents the estate of a deceased person. एक बात आ गई कि जो वह व्यक्ति जो मृत व्यक्ति की संपदा का विधि की दृष्टि से प्रतिनिधित्व करता है. अब देखिए क्या क्या टर्म है यहां पर, छोटी सी बातें देखिए. पहली बात, What do you mean by the estate? What do you mean by the estate? Estate को बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं संपदा. Any one of you can let me know the meaning of estate? 1 minute only. Estate का मीनिंग क्या है बताइए. Estate का मतलब समझ लीजिए. What do you mean by the estate? Someone dies leaving some movable property, MP. He has left over some movable property. There is one house as well, and that is what? Immovable property. Now he is having some movable property, he is having some immovable property. Some cash. There is some cash in bank. There is for some kind of investments. He has made some kind of FD or some kind of other, and now he has given certain loan to another person. कुछ लोन की रिकवरी भी करनी थी. किसी के पिताजी की डेथ हो गई, अब पता चला कि उनके पास है क्या क्या. तो पता चला उनके पास he was having car, he was having some kind of movable property, immovable property, और उन्होंने कुछ लोगों को लोन भी बांट रखा था, कुछ उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखे थे यहाँ वहां. तो वॉट एवर जो भी उनका था सब कुछ, उन सब के टोटल सम को हम बोलते हैं एस्टेट. एस्टेट को हिंदी में बोलते हैं संपदा. तो इन सबको एक जनरल टर्म, लीगल टर्म बोलते हैं हम लोग संपदा. प्लीज लेट मी नो एस्टेट का मीनिंग समझ में आया या नहीं आया, जल्दी बताइए फटाफट. नाउ यू कम टू द डेफिनेशन ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेटिव. व्हाट इज दिस? मीन्स ए पर्सन who in law represents the estate of a deceased person. Estate of deceased person का मतलब ये हुआ मृतक व्यक्ति की संपदा को विधि की उससे रिप्रेजेंट करता है. यहां पर कहीं इनहेरिटेंस नहीं है, और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलेगा आपके एग्जाम में. इनहेरिटेंस एंड रिप्रेजेंट. देखिए दो शब्द हुए अलग अलग. नंबर 1 A B. Now he is representing and he is inheriting. क्या मतलब हुआ इस बात का? You see this. Suppose he is only 15 years age, and his father F of B dies. Okay. Now father of B dies, and now a guardian has been appointed for him, and this guardian may be representing the suit. तो he may be the LR, legal representative, but property किसको मिलेगी? B को मिलेगी. फादर के मिलने पर प्रॉपर्टी किसको मिलेगी? B को मिलेगी. तो B कौन हुआ? इनहेरिटर. इसको हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं हियर, लॉ में लीगल हियर. क्या? लीगल हियर एक शब्द है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव. लीगल हियर विधिक उत्तराधिकारी. यह है रिप्रेजेंटेटिव, प्रतिनिधि. इन दोनों का उत्तर डिफरेंस समझ पा रहे हैं आप लोग? प्रतिनिधि का और उत्तराधिकारी का. अब बताइए मुझे इन दोनों का मीनिंग समझ में आया नहीं आया? तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स ए पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ द डिसीज पर्सन, एंड सेकेंडली एंड इंक्लूड्स व्हाट?
and includes any person, नंबर 1 देखिए आ रहा है ना, and this is person and includes, अब ये आ गया इंक्लूसिव करेक्टर इसका, includes what, any person who intermeddles means दखल अंदाजी करता है with the estate of the deceased। दूसरी बात, इसमें कौन कौन शामिल हो गया, नंबर वन who represents the estate of the deceased, number 1, and number 2 who intermeddles with the estate of the deceased, मतलब मृतक की संपदा में दखल अंदाजी करता है। अब इसको ही समझते हैं पहले हम लोग है क्या। तो हु इन लॉ रिप्रेजेंट द एस्टेट का मतलब क्या है, इसको वन बाय वन मैं समझाता हूं आपको। इसको ये देखिए पहले, दिस इज एक टर्म समझने की कोशिश कीजिए आप लोग। पहली टर्म, दिस इज द टर्म ऑफ एग्जीक्यूटर। नंबर 1 व्हाट, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ एग्जीक्यूटर। एग्जीक्यूटर कौन होता है, एंड वेदर ही इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव और नॉट। what I am saying, the term is what, executor। पढ़िए जरा एग्जीक्यूटर को, या मैं पहले समझाता हूं, कोई आसान भाषा में समझाता हूं, है ना। एक व्यक्ति है जिसने अपनी एक वसीयत बनाई, और वसीयत में उसने ये लिखा, तो उसको क्या बोलेगा, वसीयत करने वाले को टेस्टेटर। उसने ये कहा कि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं और अगर मैं मर जाता हूं तो मेरी वसीयत के अनुसार मेरी संपत्ति का वितरण कर दिया जाए। माई प्रॉपर्टी, माई एस्टेट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज पर माई विश विच आई एम मेंशनिंग इन दी विल। जो मैं अपनी इच्छा इस वसीयत में व्यक्त कर रहा हूं, उस इच्छा अनुसार मेरी संपदा का वितरण मेरे अनुसार कर दिया जाए। अभी वितरण कौन करेगा? Now for that purpose I am appointing Mrs. Deepti Sharma as my executor. So she is the executor of the will. वो वसीयत को एग्जीक्यूट कराएंगी वो। She is the executor of the will. Are you getting this point or not? So she is the executor of my will. Now suppose कि देयर इज सम काइंड ऑफ डिस्प्यूट ओवर द विल। नाउ अब उस वसीयत पर या वसीयत से संबंधित जो संपदा एस्टेट है, देयर इज अ डिस्प्यूट। हु विल रिप्रेजेंट दैट एस्टेट इन द कोर्ट? नेचुरली व्हाट? एग्जीक्यूटर। सो एग्जीक्यूटर इज द पर्सन। अब यू सी, अब रीड लाइक दिस। अब मैं आपको एनसर्कल कर रहा हूं, इसके साथ पढ़ना देखिए आप लोग। दिस इज, ये ब्लू एन सर्कल में पढ़िए इसको, देखिए। मीन्स ए पर्सन हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द एस्टेट ऑफ द डिसीज्ड। नाउ इन दिस बाय एग्जांपल, एग्जीक्यूटर मीन्स द पर्सन who has been appointed by the testator। वसीयत कर्ता ने जिसको चुना है कि मेरी प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूट आप कैसे करोगे, इस तरीके से, तो उसको बोलते हैं एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर इज ए लीगल रिप्रेजेंटेटिव। एग्जीक्यूटर इज नॉट द इनहेरिटर, ही इज नॉट द लीगल हियर। वो विधिक उत्तराधिकारी नहीं है, उसको प्रॉपर्टी मिल नहीं रही है। उसका काम कितना है? उस वसीयत के हिसाब से उस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो एग्जीक्यूटर का मीनिंग समझ में आया नहीं आया, ये बताइए। यहां तक मीनिंग समझ में आया सब चीजों का जो मैंने समझाया? जल्दी से, अच्छे भूल जाते हैं सारी चीजों को, नहीं रखते याद इन चीजों को। सो इन दिस वे एग्जीक्यूटर। अब एग्जीक्यूटर का मीनिंग दोबारा समझ लेते हैं ढंग से एक बार। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2C ऑफ व्हाट इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट का कौन सा सेक्शन? 2C। ये इसकी जरूरत नहीं है आपको सब्जेक्ट को, सॉरी सेक्शन को रटने की। एन एग्जीक्यूटर इज ए पर्सन टू हुम द लास्ट विल of a deceased person is confided by the testator for the execution of such last will। तो एग्जीक्यूटर वो व्यक्ति हुआ जिसमें वसीयतकर्ता ने अपनी अंतिम वसीयत में
अंतिम वसीयत में अपनी वसीयत को एग्जीक्यूट करने के लिए जिसमें विश्वास व्यक्त किया है कि यह व्यक्ति मेरी इच्छा अनुसार इस विल को एग्जीक्यूट करवाएगा। तो एग्जीक्यूटर इज द पर्सन, एग्जीक्यूटिव इज द पर्सन who in law representing the estate of the deceased। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। क्वेश्चन कैसा आएगा, लिखिए फटाफट, लिखिए फटाफट। एग्जीक्यूटर इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ, ऑप्शन बी is not legal representative, option C it's a question of fact, it's a question, and D it's a question of law। Now unless you know the meaning of the executor you will not be able to understand what is the question and what should be the answer। So 211 and meaning of executor, तो ये आना चाहिए आपको। अब एक संभावना ये भी है कि किसी व्यक्ति की डेथ हो गई है ना, किसी व्यक्ति की डेथ हो गई लेकिन वो उससे पहले वसीयत नहीं बना पाया अपना, तो उसकी जो एस्टेट है, उनकी जो संपदा है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। हाउ द एस्टेट ऑफ ए पर्सन हु डाइड इंटेस्टेट, जो कैसे मर गया, बिना वसीयत के मर गया, बिना किसी इच्छा के मर गया, उसकी अगर उसकी जो बंटवारा होना है प्रॉपर्टी का तो वो कैसे हो सकता है। तो उसी के रेफरेंस में एक टर्म याद करनी पड़ेगी आपको, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटर। व्हाट, एडमिनिस्ट्रेटर, दिस इज एडमिनिस्ट्रेटर। हु इज दिस एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर इज ए पर्सन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2A, उसको छोड़ दीजिए, अपॉइंटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। दिस पर्सन इज अपॉइंटेड बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी to manage the estate of a deceased person where there is no will or where there is a will but no executor। आप समझिए इस बात को, एडमिनिस्ट्रेटर को मैंने पढ़वा दिया आपको, फिर समझाता हूं आपको। देखिए, इन केस देयर इज नो विल, कोई वसीयत नहीं है, या दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, देयर इज विल बट no executor has been appointed। तो फर्स्ट केस वाज, दिस इज द फर्स्ट केस, नो विल, कोई वसीयत है ही नहीं। दूसरा क्या है, वसीयत तो है लेकिन उसमें किसी एग्जीक्यूटर की नियुक्ति नहीं की गई है। तो देयर इज एब्सेंस ऑफ विल एक बार, और विल है बट एब्सेंस ऑफ एग्जीक्यूटर। In that case, competent authority may appoint a person as administrator, and what will be the duty of the administrator? He will manage the estate of the deceased person। मृतक व्यक्ति की संपदा का वह व्यक्ति प्रशासन करेगा। प्रशासन का मतलब है जिस किसी से उसको लेन देन करना हो, क्रेडिटर्स हैं उनको लोन वापस करेगा, जिनसे उनको लेना है उनसे लोन लेगा, जो किराएदार हैं उनसे निपटारा करेगा, वो सारी प्रॉपर्टी को मैनेज करके फिर विल के अनुसार या जैसे इनहेरिटेंस होना चाहिए उसके अनुसार वो करके देगा। तो जो एडमिनिस्ट्रेटर है, he may have to file certain suits, he may have to defend certain suits। So in this case you will see, suppose this is Alka Kumari has been appointed as the administrator of someone's estate। Now in that case Alka Kumari is not getting anything, Alka Kumari is not inheriting anything, but her duty is to only manage the estate of the deceased। उनका कर्तव्य कितना है बस कि मृतक व्यक्ति की जो मृतक है उसकी संपत्ति का मैनेजमेंट देखना। तो here again because she is representing, again read the definition of this, blue circle पे, means a person who in law represents the estate of the deceased person। जो विधि में किसी मृतक व्यक्ति की संपदा को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उस व्यक्ति को हम बोलते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो बताइए एडमिनिस्ट्रेटर लीगल रिप्रेजेंटेटिव हुआ या नहीं हुआ, हाँ या ना बताइए, बताइए।
तो एग्जीक्यूटर इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव एंड द एडमिनिस्ट्रेटर इज द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो दोनों ही लीगल रिप्रेजेंटेटिव हुआ। और दूसरा क्या हुआ, सॉरी, एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर। नाउ क्वेश्चन कैसे आएगा आपको, आपने तो याद क्या कर लिया, लीगल रिप्रेजेंटेटिव 211 हस्य डेफिनेशन रट ली, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा, आउट ऑफ होम। लिखिए क्वेश्चन, आउट ऑफ होम who can be considered legal representative, out of whom who can be considered legal representative? Option A executor, option B administrator, option C both, and option D none of the above. Answer is both. So I hope कि आपको ये क्लास में अब इंटरेस्ट आना शुरू होगा कि एग्जैक्टली क्या क्या मीनिंग्स है इन वर्ड्स के। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, रेजिडुअरी लीगैटी। रेजिडुअरी लीगैटी, अब ये क्या बला आ गई। अब मान लीजिए एक क्वेश्चन लिख लीजिए फिर अगेन उसी बात पर, इसी बात पर लिख डालिए क्वेश्चन। और आउट ऑफ फॉलोइंग हु कैन बी द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, निम्नलिखित में से कौन लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। ऑप्शन ए एग्जीक्यूटर, ऑप्शन बी एग्जीक्यूटर एंड एडमिनिस्ट्रेटर, ऑप्शन सी एग्जीक्यूटर कॉमा एडमिनिस्ट्रेटर एंड रेजिडुअरी लीगैटी, एंड ऑप्शन डी कर लीजिए ए नन ऑफ द अबव, ऐसे कर दीजिए। चलिए ऑप्शन डी कर दीजिए नन ऑफ द अबव। अब आंसर इज व्हाट, अब खेल जाएंगे आप कि सर ने तो आधी बात बताई थी, एग्जीक्यूटर का बताया था, एडमिनिस्ट्रेटर का बताया था, अब ये रेजिडुअरी नाम की चिड़िया है ये कहां से आ गई, इसको भी समझ लीजिए एग्जैक्टली क्या है। लीगैटी समझते हैं पहले, लीगैटी क्या होता है। व्हाट इज लीगैटी, लीगैटी समझिए। एक सीमा मैडम का क्वेश्चन है, सर एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा, ये कैसे डिसाइड होगा, लीगल हेयर हो सकता है क्या। आप समझिए इस बात को, एडमिनिस्ट्रेटर कौन होगा कौन नहीं होगा। पहली बात तो ये इंडियन सक्सेशन एक्ट की क्लास नहीं है, हमें उतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट पर। लीगल हेयर भी हो सकता है, इट टोटली डिपेंड्स ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस, कि किसको कोर्ट या कोई अथॉरिटी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको कॉम्पिटेंट माने कि यस ही कैन बी द पर्सन फॉर दैट। तो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल। प्लीज कम टू रेजिडुअरी लीगैटी। अब क्या है, एक भाई साहब हैं, है ना, खुद निकम्मे हैं और लेकिन उनकी निगाहें अटकी पड़ी हैं, कब नानी मरेगी, मामा ना रहे, ये ना रहे, तो कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मेरे पास ही पहुंच जाए, दूर का हो लेकिन पहुंचे कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी मेरे पास। तो जब आपको प्रॉपर्टी इस तरीके से लीगेसी में मिलनी हो, है ना, उसको बोलते हैं लीगैटी। अब रेजिडुअरी लीगैटी का मतलब समझिए, इससे भी समझेंगे आप, पढ़िए जरा एक बात रहिए। रेजिडुअरी लीगैटी इज द वन हु रिसीव्स द प्रॉपर्टी नॉट बीन असाइन्ड टू एनीवन। नहीं समझे इस बात को, मैं आपको ऐसे समझाता हूं। दिस इज, इस एग्जाम्पल से समझिए आप, यू ओन ए हाउस, समवन, ऐसे यू की जगह करते हैं समवन, समझे, समवन ओन्स ए हाउस इन मुंबई, सम कैश इन योर बैंक अकाउंट्स, सम ज्वेलरी एंड इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज। तो एक मुंबई में घर है एक बात, कुछ कैश है बैंक अकाउंट्स में दो बातें, कुछ ज्वेलरी है तीन बातें, और कुछ है आपके पास इन्वेस्टमेंट्स। समझे आप। तो किसी व्यक्ति के पास ये इन सबको मिलाकर हम क्या बोलेंगे, एस्टेट, संपदा हो गई है। नो, विल में क्या लिखा इन साहब ने, विल में, इन द विल यू हैव स्टेटेड दैट, क्या, यू विश टू गिव योर हाउस टू योर वाइफ, मेरा घर मेरी पत्नी को दे दिया जाए, मेरा घर मेरी पत्नी को दे दिया जाए,
एंड ज्वेलरी टू माई डॉटर, ज्वेलरी मेरी डॉटर को दे दिया जाए, एंड द कैश टू माई सन। इन तीनों के लिए आपने पत्नी, पुत्री और पुत्र को, है ना, और आपने क्या करा, एक सेपरेट क्लॉज डाल दी, द रिमाइंडर ऑफ योर प्रॉपर्टी शुड गो टू योर ब्रदर, और बाकी की जो संपत्ति है, बाकी की संपत्ति जो है, बाकी की संपत्ति मेरे भाई को जाए। समझे? समर्थ घई मूवेबल हो या इमूवेबल प्रॉपर्टी हो, इस सबके समुच्चय को बोलते हैं एस्टेट। ये बाकी की संपत्ति है, किसको जाए, मेरे भाई को जाए। तो ये जो भाई हुआ है ना, तो ये जो भाई हुआ, तो अपॉन योर डेथ योर ब्रदर विल रिसीव द इक्विटीज एज दे वर नॉट पास ऑन टू एनीथिंग। प्रॉपर्टी किसी को, ये जो इक्विटीज वाला था पोर्शन उनका, क्या क्या थी उनके पास, मुंबई में घर वाइफ को गया, ज्वेलरी डॉटर के पास चली गई, कैश सन के पास चला गया। जो इन्वेस्टमेंट इन इक्विटीज था ये किसके पास आएगा, भाई के पास आ जाएगा, और इसीलिए उसको बोलते हैं, उस भाई को बोलते हैं कि ही इज द रेजिडरी लीगेटी। समझे? ही इज द रेजिडरी लीगेटी। सो समझ लीजिए इसको। रेजिडरी का मतलब ये हुआ कि हु रिसीव्स द प्रॉपर्टी नॉट बीन असाइन टू एनी, जो प्रॉपर्टी किसी को नहीं दी गई है, जनरली कह दिया गया कि जो बच जाए वो उसको दे देना। अब जो रेजिडरी मतलब जो बच जाए, लीगेटी मतलब रिसीवर ऑफ दैट। तो रेजिडरी लीगेटी क्वेश्चन ये है, वेदर रेजिडरी लीगेटी शैल बी कंसिडर्ड टू बी द एलआर और नॉट, लीगल रिप्रेजेंटेटिव माना जाए नहीं माना जाए। तो अगेन आंसर इज यस, रेजिडरी लीगेटी भी क्या होता है, ही इज ऑल्सो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। प्लीज लेट मी नो, ये बात समझ में आई नहीं आई। जो प्रॉपर्टी वो छोड़ दी गई, ठीक है, सो इसको भी आगे बढ़ते हैं अब आगे। तो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द टर्म्स एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्ट्रेटर एंड लीगेटी। एक होता है टर्म यूनिवर्सल लीगेटी, यूनिवर्सल लीगेटी, ही रिसीव्स ऑल द प्रॉपर्टी राइट्स एंड एक्शंस दैट द टेस्टेटर लीव्स टू हिज डेथ। एक ऐसा व्यक्ति जो सारी संपत्ति इसको मिलने वाली हो, है ना, जो जिस व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के डेथ के बाद सारी संपत्ति मिलने वाली हो, उसको बोलते हैं यूनिवर्सल लीगेटी। तो क्वेश्चन इज दी, जैसे मैंने बताया, द क्वेश्चन यू विल सी कि वेदर आउट ऑफ फॉलोइंग इज इट एलआर और नॉट। सो यू विल बी वेरी कंफ्यूज कि भी ये एग्जीक्यूटर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, लीगेटी आ गया, ये कहाँ से आ गए टर्म ये। तो आई होप कि 4 टर्म मैंने आपको समझाई, इसमें आप कंफ्यूज नहीं हो गए। आप यहाँ तक किसी को समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछिए। योगेश का क्वेश्चन है कि अगर विल में लिखा ही नहीं है, अगर विल में लिखा ही नहीं है, देखिए बात ये नहीं है, क्वेश्चन ये है कि हम सक्सेशन में जा नहीं रहे हैं। इंटीस्टेट अगर वसीयत करके जाएगा तो वसीयत के अनुसार लीगेटी होगा, और नहीं तो फिर वैसे भी इंटीस्टेट में भी जो इनहेरिटेंस है, कहाँ किस चीज को संपत्ति मिलती है, वो लीगेटी टर्म में ही आएंगे वो। तो अभी हम लोगों को उस सक्सेशन में नहीं घुसना है, तो इंडियन सक्सेशन एक्ट नहीं पढ़ना है हम लोगों ने, समझिए बात को इसको भी। तो आई विल कन्फाइंड हियर, आपको 4 मीनिंग समझाए आपको ये। यहां तक किसी क्वेश्चन हो तो बताइए मुझे बस। अब यूनिवर्सल लीगेटी का मतलब है, बहुत सिंपल सी बात है, रेजिडुअल का मतलब बचा कुचा मिलने वाला है, यूनिवर्सल का मतलब सब कुछ मिलने वाला हो तुम्हें। जब तुम्हें सब कुछ मिलेगा तो तुम क्या कहलाओगे, यूनिवर्सल। यूनिवर्स मिल गया तुम उस इंसान का, सब कुछ मिल गया तुम्हें उसका, यूनिवर्सल लीगेटी। रिसीव्स ऑल प्रॉपर्टीज, यूनिवर्सल मीन्स ऑल, यस, यूनिवर्सल मतलब ऑल प्रॉपर्टी, ऑल राइट्स, जहां जहां जो उसके राइट्स हो, लोन रिकवरी करना हो, यू आर गेटिंग एवरीथिंग व्हाट ही हैड। आफ्टर द डेथ ऑफ समवन टेस्टेटर यू आर गेटिंग एवरीथिंग, इट मीन्स यू आर यूनिवर्सल लीगेटी। तो यू आर ऑल्सो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव इन दैट फॉर्म। हो जाएगा। देखो लीगल हेयर्स भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, बस जरूरत ही नहीं है किसी ने बेटे को ही बना दिया, सब कुछ दे दिया तो बेटा विल रिप्रेजेंट। तो इन्होंने टर्म समझिए बात को, आप लोग समझ नहीं रहे हैं बात को। देखिए इन्होंने क्या कहा, मीन्स ए पर्सन, कोई भी ऐसा व्यक्ति, लीगल रिप्रेजेंटेटिव मीन्स ए पर्सन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कोई भी ऐसा व्यक्ति हो सकता है। अब ए पर्सन, ही में बी ए लीगल हेयर,
ये ए पर्सन है, ये लीगल हियर में ये पर्सन है, इसकी बात कर रहे हैं हम, लीगल ये पर्सन की बात कर रहे हैं ना, LR इज ए पर्सन। अब ये पर्सन लीगल हियर भी हो सकता है, LH भी हो सकता है, जो उसके उत्तराधिकारी होंगे, और वो कोई व्यक्ति लाइक एग्जीक्यूटर, एडमिनिस्टर और ब्ला ब्ला ये भी हो सकता है। इसलिए कहते हैं जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव की डेफिनेशन है दैट इज वेरी वाइड इन इफेक्ट, उसका काफी विस्तार है इसमें, समझे। दिस इज व्हाट वाइड है ये, इट इज इंक्लूडिंग लीगल हियर्स एंड इट इज इंक्लूडिंग दी अदर पर्संस हु आर नॉट लीगल हियर, जो भले ही ऑनर ना बने उस प्रॉपर्टी के, बट दे कैन बी द लीगल रिप्रेजेंटेटिव। इसीलिए मैंने लाइन पढ़वाई थी शुरू में, वो ये रही आपको, प्लीज सी दिस लाइन। द expression legal representative is inclusive in character, its scope is very wide, thus over and above a person who in law represent the estate of the deceased। बस इतना समझिए, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बहुत डिटेल में पढ़ाया गया है और बहुत टेक्निकली पढ़ाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बस आपसे यही कहूँगा कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों से शेयर करना नहीं भूलेंगे आप लोग, लाइक भी कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा।